Hi guys and welcome back to the channel Deepak Yadav Education. Welcome to the Daily Hindu News and Editorial Analysis of 6th of February 2024. तो गाइज आज है तारीख 6 फरवरी 2024 और है ट्यूसडे। देखेंगे आज के द हिंदू कंप्लीट न्यूज़पेपर को एनालाइज करेंगे। बट लेक्चर में आगे बढ़ने से पहले अगर आपको इस लेक्चर का पीडीएफ चाहिए तो क्या करना है, सबसे पहले डाउनलोड करना है टेलीग्राम, देन उसके बाद जाके सर्च बॉक्स में टाइप करना दीपक यादव एजुकेशन यूपीएससी। एज यू कैन सी गाइज आपको ये वाला चैनल मिल जाएगा, इस पर क्लिक करना और जाकर इस चैनल को ज्वाइन कर लेना। ज्वाइन करने से फायदा क्या होगा, यहाँ से आप डेली बेसिस पे इस लेक्चर के पीडीएफ को डाउनलोड कर पाओगे। नाउ हमेशा की तरह हम लोग अपने लेक्चर को एक मैप के क्वेश्चन के साथ स्टार्ट करेंगे। तो आज आप सभी को मैप में जाकर देखना है मेकोंग रिवर को कहाँ पर है एग्जैक्टली लोकेटेड, इसको अच्छे से मैप में देखना। देन उसके बाद आकर नीचे कमेंट सेक्शन में टाइप करना, जिससे कि आप लोग इसको लंबे समय तक याद रख पाओगे। साथ ही साथ एक क्वेश्चन सॉल्व करेंगे जो कि यूपीएससी प्रीवियस ईयर साल 2010 के प्रीलिम्स में पूछा गया था। डेली बेसिस पे हम लोग यहाँ पर एक प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को भी सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन क्या बोलता है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज रेस्पॉन्सिबल फॉर द प्रिपरेशन एंड प्रेजेंटेशन ऑफ यूनियन बजट टू द पार्लियामेंट। तो दोस्तों यूनियन बजट को प्रिपेयर करने की जो मेन रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो कौन से डिपार्टमेंट के पास में है, आपने बताना है। मैंने जब अभी आपको थोड़े दिनों पहले इंतरिम बजट पढ़ाया था, बहुत डिटेल से पहला ये बेसिक ही बताया था। देखते हैं किस किस को याद है। तो ऑप्शन नंबर 1 डिपार्टमेंट ऑफ रेवेन्यू, या ऑप्शन नंबर बी डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स, या ऑप्शन नंबर सी डिपार्टमेंट ऑफ फाइनेंशियल सर्विसेज, या ऑप्शन नंबर डी डिपार्टमेंट ऑफ एक्सपेंडिचर। तो इसका सही आंसर सभी को नीचे कमेंट सेक्शन में देना है। एटलीस्ट सभी को इसमें पार्टिसिपेट करना है, जैसे मैं आप लोगों से डेली बेसिस पे बोलता हूँ। बाय द वे इसका जो करेक्ट आंसर है वो मैंने आपको टेलीग्राम पर प्रोवाइड करवा दिया है, वहां से भी आप इसको चेकआउट कर सकते हो। और अगर वहां पर आंसर नहीं मिलता है तो भी कोई परेशान होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि वीडियो के लास्ट में इसके करेक्ट आंसर का डिस्कशन हम लोग करेंगे। तो चलो शुभारंभ करते हैं और चलते हैं सबसे पहले थंबनेल वाले आर्टिकल की तरफ। लेकिन दोस्तों थंबनेल पर बढ़ने से पहले आज के सेशन में क्या क्या चीज़ें होने वाली हैं जिसको हम डिटेल से डिस्कस करेंगे, पहले एक छोटा सा ओवरव्यू ले लेते हैं। तो आज के न्यूज़ आर्टिकल्स में सबसे पहला आर्टिकल होने वाला है जो हमारा थंबनेल का ही होगा, जहां पे हम बात करेंगे एक ऐसा बिल लेकर आया जा रहा है जहां पर जो गवर्नमेंट एग्जाम्स के अंदर में चीटिंग होती है या पेपर लीक का इशू हमें सबसे ज़्यादातर देखने को मिलता है। ऐसे इश्यूज को टैकल किया जाएगा। एक बहुत बड़ा फाइन यहाँ पर चार्ज करने की बात की गई है। यह आर्टिकल पेज नंबर 10 पर प्रेजेंट है। उसके बाद नेक्स्ट आर्टिकल में डिस्कस करेंगे क्वाड समिट के बारे में। यूएस के इलेक्शंस आ रहे हैं 2024 में, इंडिया के भी लोकसभा इलेक्शंस होने वाले हैं। तो अभी नवंबर में जब यूएस के इलेक्शंस होंगे तो उसके बाद ही क्वाड समिट पॉसिबल हो पाएगा। इसको लेकर कुछ इन्फॉर्मेशंस आई हैं, ज़रा डिटेल से डिस्कस करेंगे। फिर अभी ग्रैमी अवार्ड्स के बारे में डिस्कशन हुआ है, तो अभी काफ़ी सारे इंडियंस हैं जिन्होंने ग्रैमी अवार्ड्स को जीता है, तो ग्रैमी अवार्ड्स के बारे में भी डिटेल से बात करने वाले हैं। फिर उसके बाद में कुछ इंपॉर्टेंट एडिटोरियल्स हैं हमारे पास में, जैसे कि पेज नंबर 6 पर एक आर्टिकल प्रेजेंट है कि उत्तर प्रदेश का एक मॉडल जिसके माध्यम से जो माल न्यूट्रिशन है यानी कुपोषण को टैकल किया जा रहा है, वो मॉडल क्या है और कैसे यहाँ पर वर्ल्ड फूड प्रोग्राम ने उसकी तारीफें की हैं। देन उसके बाद एक और एडिटोरियल है जहां पर बात की गई है हमारा सैनिटेशन मिरेकल के बारे में। जो रूरल इंडिया है दोस्तों, वहां पर सैनिटेशन को लेकर क्या क्या चीज़ें हैं, जो ओपन डेफिकेशन है यानी कि खुले में जो शौच है वो किस तरीके से इम्प्रूव हुआ है, बट अभी भी बहुत सारे इम्प्रूवमेंट्स हमें करने बाकी हैं। फिर उसके बाद में एक और आर्टिकल डिस्कस करेंगे, पेज नंबर 7 पर प्रेजेंट है, जहां पे हम बात करने वाले हैं रोड टू अ हेल्दी डेमोक्रेसी। तो बेसिकली ये जो पर्टिकुलर एडिटोरियल है ये हेल्थ के पर्सपेक्टिव से भी इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे राइटर ने स्पेशल फोकस किया है कि इंडिया के अंदर में डेवलपमेंट के माध्यम में बहुत सारी चीज़ें हो चुकी हैं पिछले 10 सालों में, बट मेन चीज़ है हेल्थ प्रायोरिटी में हमें क्या क्या ध्यान में रखना होगा, वो भी एक स्पेशल फोकस में रखा हुआ है। ठीक है ना, आगे आते हैं और शुरुआत करते हैं अपने थंबनेल वाले आर्टिकल से। तो दोस्तों यहाँ पे बात की जा रही है एंटी चीटिंग बिल के बारे में। तो हमारी केंद्र सरकार ऑलरेडी कल के दिन लोकसभा में एक बिल ला चुकी है, जिस बिल का मेन मकसद क्या है, जो भी गवर्नमेंट एग्जाम्स के अंदर में चीटिंग होती है या गलत काम हो रहे हैं, पेपर लीक हो रहे हैं, ठीक है, तो उन सब केसेस को रिजॉल्व करना। और ऐसे केसेस में कई सारे लोग हो सकते हैं, कभी कभी यहाँ पर कोई सिंगल व्यक्ति भी हो सकता है जो अपराधी पाया जाएगा, कभी कोई फर्म हो सकती है, फर्म के साथ साथ पूरे पूरे ग्रुप्स हो जाते हैं दोस्तों जो मिलकर पूरा रैकेट चला रहे होते हैं। तो इस तरीके से यहाँ पर सभी लोगों को अलग अलग तरीके से टैकल किया गया है और सभी के ऊपर अलग अलग फाइन है। जो मैक्सिमम फाइन है वो 1 करोड़ रुपया तक का यहाँ पर बताया जा रहा है। ऐसा पर्सन, ऐसा ऑर्गेनाइजेशन, पूरा ऑर्गेनाइजेशन अगर इस प्रकार की इलीगल प्रैक्टिस में पाया गया दोषी, तो यहाँ पर 1 करोड़ रुपीस तक का जुर्माना हो सकता है। ये जो बिल है ये लाया गया हमारे यूनियन मिनिस्टर जितेंद्र सिंह के थ्रू लोकसभा में कल के दिन।
ठीक है, यहाँ पर हमारा मेन मकसद यही है कि चीटिंग को रोका जा सके। इस बिल का नाम क्या है? इसका नाम है पब्लिक एग्जामिनेशंस प्रिवेंशन ऑफ अनफेयर मींस बिल 2024। एक नया प्रकार का बिल, ध्यान रखना आपसे बहुत सारे क्वेश्चंस आने वाले एग्जामिनेशंस में बनते हुए नजर आएंगे। सबसे पहली चीज दोस्तों, होता क्या है, क्योंकि जब भी पेपर लीक होता है या पेपर के अंदर चीटिंग हो गई, उसकी वजह से पेपर लीक हो गया, तो ऑब्वियस ही बात है यार, जो एक सीरियस एस्पिरेंट था, ठीक है, जिसने पूरी अपनी हार्ड वर्क के साथ में पूरी पढ़ाई की थी, ऑनेस्ट पर्सन था, ठीक है, अब क्या हुआ, वो व्यक्ति को भी वो प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है, क्योंकि भाई वो अपनी पूरी मेहनत करके गया था, अटेम्प्ट देकर आया, उसको लग रहा है यार मेरा पेपर बढ़िया गया है, अब की बार मेरा सिलेक्शन पक्का। दूसरी तरफ पाया ये जाता है कि भैया पेपर लीक हो चुका है, पेपर कैंसिल हो रहा है। तो ऐसे यहाँ पर जो ये सीरियस एस्पिरेंट्स, ऑब्वियस सी बात है, इनके करियर के ऊपर में एक बड़ा इंपैक्ट हमको देखने को मिलता है। और रिसेंट कई सारे एग्जाम्पल्स हैं, झारखंड का एग्जाम्पल है, राजस्थान का एग्जाम्पल है, गुजरात का एग्जाम्पल है, कई सारे एग्जामिनेशंस में दोस्तों आपको देखने को मिलेंगे कि पेपर लीक हुए, जिसकी वजह से पेपर को कैंसिल करने को मिला। ऐसे बहुत सारे पेपर लीक हो रहे हैं, वेस्ट बंगाल का आपको एग्जाम्पल देखने को मिल जाएगा। तो कहीं ना कहीं इन चीज़ों को टैकल करना ज़रूरी था, और सरकार यहाँ पर अगर इन चीज़ों को टैकल कर पाती है तो ऑब्वियस ही बात है ये एक बड़ा अचीवमेंट होगा, स्पेशली उन यूथ के लिए, उन एस्पिरेंट्स के लिए जो बिल्कुल ऑनेस्ट है अपने प्रिपरेशन को लेकर। और दूसरी चीज़ अगर आप ये भी देखते हो कि कई सारी जो हमारी स्टेट गवर्नमेंट है, ठीक है, अलग अलग राज्यों के स्तर पर तो ये कानून प्रेजेंट है दोस्तों, लेकिन पहली बार ऐसा हो रहा है एक प्रॉपर नेशनल लेवल पर ये लॉ लेकर आने की कोशिश की जा रही है, ठीक है। वरना अलग अलग स्टेट के पास में अपने खुद के एंटी चीटिंग लॉज हैं, बट वो भी कहीं ना कहीं फेलियर ही माने गए हैं, क्योंकि अच्छे से वो भी काम नहीं कर पाए। तो अभी इस बिल के अंदर में स्पेशल फोकस किया गया पहले तो कुछ इंडिविजुअल्स के ऊपर में, जो स्पेशली कैंडिडेट होगा। कई बार क्या होता है, एक व्यक्ति अपने कुछ फॉर्ज्ड डॉक्यूमेंट्स यानी फेक डॉक्यूमेंट तैयार करके किसी और पर्सन को एग्जामिनेशन में बैठा देता है कि भैया मेरा पेपर लिखिए आइए, ठीक है। अगर इस प्रकार का कोई केस होता है और वो जो एग्जामिनर वहां पर था हॉल में, उसको ये बात पता चल चुकी है कि हाँ इस प्रकार का फ्रॉड हो रहा है, लेकिन वो भी उस चीज़ में शामिल हो चुका है, वो कोई इन्फॉर्मेशन नहीं दे रहा है, तो दोस्तों ये जो पर्सन्स हैं इनको जेल हो सकती है 3 से 5 साल की, और जुर्माना हो सकता है 10 लाख रुपए का। ये बात इस बिल के अंदर में मेंशन की गई। फिर उसके बाद में कभी कभी आप देख पाओगे बहुत सारे एग्जामिनेशंस कौन से हो गए, सीबीटी बेस्ड हो गए, है ना, कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशंस आपको देखने को मिलेंगे। जाके आपने कंप्यूटर में अपने जो है पेपर देना होता है, ऑप्शंस वगैरह टिक लगाने होते हैं। बहुत सारे एग्जामिनेशंस, फॉर एग्जांपल सीटेट वगैरह के देखोगे, है ना, कई सारे टीचिंग एग्जामिनेशंस हैं, वो सब सीबीटी बेस्ड हो रहे हैं। अब क्या होता है, कभी कभी यहाँ पर कंप्यूटर जब बेस्ड टेस्ट होते हैं तो उसमें हैकिंग का इशू, और हैकिंग के साथ साथ दोस्तों जो सर्विस प्रोवाइडर है, ठीक है, जो एक सर्विस प्रोवाइडर था जो कि यहाँ पर ये सारे के सारे कंप्यूटर के सर्विसेज को प्रोवाइड करवा रहा है, टेस्ट कंडक्ट करवा रहा है, कभी कभी ये सर्विस प्रोवाइडर भी इस प्रकार से अगर मिलता जुलता पाया गया चीटिंग के अंदर में, तो कहीं ना कहीं अगर वो अपराधी पाया जाएगा तो उस पर 1 करोड़ रुपए तक का फाइन हो सकता है पूरे सर्विस प्रोवाइडर के ऊपर में। और आपको पता है ना, ऐसे अलग अलग यहाँ पर जो साइबर कैफेज होते हैं, ये इनको टेंडर मिलता है गवर्नमेंट की साइड से कि भाई आप यहाँ पर एग्जामिनेशंस को कंडक्ट करवाओगे, ठीक है। अब होता क्या है कि भाई इनका अगर ऐसा ये पाया गया कि ये सर्विस प्रोवाइडर ही मिले जुले हैं, हैकिंग का इशू कुछ देखने को मिल रहा है, तो पूरे सर्विस प्रोवाइडर को ही यहाँ पर दोस्तों एक्शन में लिया जाएगा। और दूसरी चीज़, उनका जो लाइसेंस वगैरह है वो कैंसिल कर दिया जाएगा 4 साल के लिए, ये बात बताई गई। और प्लस यहाँ पे जो पूरा फर्म है, ये फर्म अगर इस चीज़ों में पाया जाता है तो मैं आपको बता चुका हूँ 1 करोड़ रुपए का फाइन, और जो भी लोग थे इसमें उनको 3 से 10 साल की जेल, ठीक है। ये तो बात हो गई फिर भी ऑर्गेनाइजेशंस की, ठीक है, फर्म्स की। अब बात आती है ग्रुप की, बड़े बड़े ग्रुप दोस्तों, एक पूरा ऑर्गेनाइज ग्रुप, अलग अलग लोगों का बहुत बड़ा ग्रुप, सब मिले जुले हैं आपस में, ठीक है। बहुत सारे यहाँ पर लोग मिले पड़े हैं आपस में, ऑफिशियल्स और बहुत सारे लोग मिले पड़े हैं, और वो सब मिलकर इस प्रकार से यहाँ पर एक चीटिंग करवा रहे हैं, तो उनको भी 1 करोड़ रुपए का जो फाइन है वो भरना पड़ सकता है अगर वो गिल्टी साबित होते हैं तो, ठीक है। बाकी दोस्तों कई बार क्या होता है, जो पब्लिक सर्वेंट्स होते हैं, गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ होते हैं, वो भी पेपर लीक में शामिल हो जाते हैं, और पेपर लीक में शामिल अगर ऐसा कोई व्यक्ति गवर्नमेंट सर्वेंट पाया गया तो उसको भी 3 से 5 साल की जेल और 10 लाख रुपए तक का जुर्माना, समझ गए। और जो लीगल प्रोसीडिंग्स चलेंगी अलग। प्लस कुछ पब्लिक सर्वेंट जो कि यहाँ पर मतलब आप कह सकते हो कि जो ऑर्गेनाइज्ड एग्जाम माफिया होते हैं, माफियाज के साथ में और खतरनाक लेवल पर अगर कोई पब्लिक सर्वेंट काम कर रहा है तो उसकी सज़ा और बढ़ जाएगी, 5 से 10 साल की जेल हो जाएगी, 1 करोड़ रुपए से ऊपर का फाइन यहाँ पे उससे चार्ज किया जाएगा। तो ये सारी चीज़ें यहाँ पर दोस्तों मेंशन की जा रही हैं।
और जब बात आती है एक कमेटी की, तो इस बिल के तहत एक कमेटी बनाने की बात की गई है। एक हाई लेवल नेशनल कमेटी बनाया जाएगा पब्लिक एग्जामिनेशंस को लेकर। ठीक है, सारे के सारे प्रोटोकॉल्स लेकर आए जाएंगे ताकि चीज़ों को बिल्कुल सिस्टमाइज किया जा सके, रूल्स एंड रेगुलेशंस हो। ठीक है, क्योंकि ये एग्जामिनेशंस बहुत इंपॉर्टेंट है। कई सारे लोगों की यहाँ पर ज़िंदगी डिपेंड है, मेहनत करके जा रहे हैं, पेपर देकर आ रहे हैं, उन्हें लग रहा है यार अब की बार मेरा एग्ज़ाम क्लियर है, लेकिन पेपर लीक हो जा रहा है, तो उस व्यक्ति का जो यहाँ पर कह सकते हो मोटिवेशन है या पेपर देने का आगे का पूरा मामला था, वो सब खत्म हो जाएगा वहीं पर। उनको टैकल करने के लिए ये कदम दोस्तों उठाने की कोशिश की गई है गवर्नमेंट की साइड से। देखेंगे आखिरकार आगे इसको कैसे इम्प्लीमेंट किया जाता है। ठीक है, तो थंबनेल वाला आर्टिकल था, डिटेल से मैंने आपको बता दिया है क्या है पूरा मामला। अगले आर्टिकल पर आते हैं। नेक्स्ट आर्टिकल दोस्तों क्वाड समिट को लेकर बात कर रहा है। बोला जा रहा है, देखो यूएस के जो एनवॉय हैं, ठीक है, जो मिस्टर गारसेटी हैं, तो अभी वो डिस्कशंस कर रहे थे ऑस्ट्रेलिया के एनवॉय, जापान के एनवॉय के साथ में पूरा डिस्कशन चल रहा था। उस डिस्कशन के दौरान बताया गया कि अभी यूएस के अंदर देखो इस बार ना 2024 में दुनिया की आधे से ज़्यादा कंट्रीज़ में इलेक्शंस हैं। इंडिया में भी इलेक्शन है, अमेरिका में भी इलेक्शन है, अमेरिका में भी प्रेसिडेंशियल इलेक्शन होने वाला है। ठीक है, लेकिन होगा कब? नवंबर में होगा। और इसी साल 2024 में क्वाड का समिट होने वाला था। तो यूएस के एनवॉय का कहना यह है कि जो क्वाड का समिट है ये यूएस के जो इलेक्शंस होंगे नवंबर में उसके बाद ही हो पाएगा। इसी वजह से, क्योंकि देखो इलेक्शन की तैयारी चल रही है, यूएस के बहुत बड़े इलेक्शंस होते हैं, इंटरनेशनल कवरेज रहेगा। बाकी अगर आप देखोगे तो अब की बार रिपब्लिक डे परेड पर भी यहाँ पर जो बाइडन को जो इन्विटेशन दिया गया था, जो बाइडन नहीं आ पाए थे, जिसकी वजह से फ्रांस के इमैनुअल मैक्रों को बुलाया गया था, वो सारे एस्पेक्ट्स यहाँ पर डिस्कस किए गए हैं। तो अभी इलेक्शंस होने के बाद ही क्या होगा, ये क्वाड समिट हो पाएगा। तो एग्जामिनेशन के लिए क्या पढ़ना होगा? हमें एग्जामिनेशन के लिए क्वाड के बारे में जानना होगा। आखिरकार क्या है ये क्वाड्रिलेटरल सिक्योरिटी डायलॉग, कैसे काम करता है, कैसे एस्टेब्लिश किया गया, इस पर्टिकुलर ग्रुप का इंपॉर्टेंस क्या है, ये बेसिक चीज़ों को हम डिस्कस करेंगे। क्योंकि इस आर्टिकल में दोस्तों बाकी ज़्यादा काम की चीज़ें नहीं है, इसमें से जो मेन चीज़ निकल कर आ रही है एग्जाम के लिए प्रीलिम्स के तौर पर वो ये है। पहली चीज़, हम इसको क्वाड क्यों बोलते हैं इस ग्रुप को? क्योंकि दोस्तों यहाँ पर क्वाड्रिलेटरल क्या है? एक ऐसा शेप जिसकी 4 साइड्स होती हैं। ठीक है, 1 2 3 4 4 साइड्स वाला शेप है। इसी प्रकार से आप ये शेप देख पाओगे। ठीक है, तो इस क्वाड के अंदर में 4 कंट्रीज है दोस्तों, 4 देशों का ग्रुप है ये, 4 कंट्रीज का अलायंस। और वो 4 देश कौन कौन से हैं? सबसे पहले आ जाता है इंडिया, देन उसके बाद में है जापान, देन उसके बाद में है यूएसए, एंड देन उसके बाद में है ऑस्ट्रेलिया। तो आप देख पाओगे इस तरीके से यहाँ पर ये क्वाड बनता है, जिस बेसिस पर हम इसको क्वाड बोलते हैं। तो क्वाड को ऑफिशियली दोस्तों क्वाड्रिलेटरल सिक्योरिटी डायलॉग के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, मैं आपको बता दूं क्वाड एकदम से नहीं बना, धीरे धीरे कंट्रीज भी यहाँ पर ऐड हुई। अभी के समय पर ये 4 देश हैं, ये आपको पता चल ही चुका है। इन चारों देशों का मेन ऑब्जेक्टिव क्या है, उद्देश्य क्या है? तो दोस्तों मेन उद्देश्य है जो समुद्र है, स्पेशली इंडो पैसिफिक रीजन, वहां पर एक सिक्योरिटी को मेंटेन करना। स्पेशली यहां पर जो चाइना का अग्रेशन लगातार बढ़ रहा है इंडो पैसिफिक रीजन में, उस चाइना के अग्रेशन को काउंटर करना, ये एक मेन पर्पज है क्वाड का। अगर मैं आपको इंडो पैसिफिक एक बार दिखाऊं तो ये वाला मैप आप देख सकते हो। इस फोटो में आपको देखने को मिलेगा ये इंडिया है, ऊपर चाइना, जापान, ये सब कंट्रीज आपको नजर आएंगी। यहाँ पर ये पूरा इंडियन ओशन है दोस्तों, ये है पैसिफिक ओशन। ये जो पूरा समुद्र है दोनों मिलकर इंडो पैसिफिक रीजन कहलाता है। अब इस इंडो पैसिफिक रीजन में चाइना के बढ़ते अग्रेशन को रोकने के लिए ये क्वाड कंट्रीज साथ में इकट्ठा हुई, जिसमें यूएस आ गया, क्योंकि दोस्तों इंडो पैसिफिक में यूएस का एक छोटा सा आइलैंड भी आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा। ठीक है, तो यूएस इधर से आ गया, ऑस्ट्रेलिया इधर से आ गया, जापान इधर से आ गया, इंडिया इधर से आ गया। अब ये चारों मिलकर क्या कर रहे हैं, ये चाइना के इस एक्सपेंशन को काउंटर करने की कोशिश कर रहे हैं इस क्वाड ग्रुप के माध्यम से। तो क्वाड ग्रुप का मेन ऑब्जेक्टिव क्या है ये आपको समझ में आया। अब थोड़ा हिस्टोरिकल डेटा जान लेते हैं कि आखिरकार इस क्वाड ग्रुप की शुरुआत कैसे होती है। तो दोस्तों बात है साल 2004 की। क्वाड का जो ओरिजिन है, यानी कि पूरा कॉन्सेप्ट जो है इस ग्रुप का, ये कौन लेकर आया था? तो ये लेकर आए थे जापान के जो फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर थे शिंजो एबे साहब, ये लेकर आए थे। आपको पता है इनका असैसिनेशन कर दिया गया है, बट ये जो जापान के प्राइम मिनिस्टर थे शिंजो एबे, इन्होंने यहाँ पर ये ग्रुप उठाया, ग्रुप का पूरा कॉन्सेप्ट लेकर आए। इन्होंने बोला कि भाई हाँ, हम देश एक जैसे हैं, हम चारों, और हमें चाइना के एक्सपेंशन को रोकना होगा, जिस बेसिस पर क्वाड का फॉर्मेशन हुआ दोस्तों। क्वाड बना, कॉन्सेप्ट आया, उसके ऊपर फिर यहाँ पे काम नहीं किया गया, ऐसे ही मामला चलता रहा। 2004 में भी यहाँ पर ऐसे ही मामला देखने को मिला, फिर 2006 बीत गया, 2007 आया। तो 2007 में मई के महीने में पहली इनफॉर्मल मीटिंग होती है इन 4 देशों के बीच में।
ठीक है। और फिर 2007 के अंदर ही सितंबर के महीने में दोस्तों एक अभ्यास होता है इन चारों देशों में। कौन चार देश? इंडिया, ऑस्ट्रेलिया, जापान, यूएसए। तो इनके बीच में एक अभ्यास हुआ जिसको हम लोग बोलते हैं मालाबार मिलिट्री एक्सरसाइज। ध्यान रखना, पहली बार ऐसा होता है। फिर यहाँ पे क्या हुआ, 2007 तक मामला सही चला, क्वाड ग्रुप तेजी से बढ़ रहा था, लेकिन वापस से इसका फॉल स्टार्ट होता है। वापस से यहाँ पे कह सकते हो ये जो ग्रुप है इसका इंपॉर्टेंस खत्म होने लगता है 2007 में ही, क्योंकि 2007 में सितंबर में मालाबार मिलिट्री एक्सरसाइज के बाद में क्या होता है, उसी महीने शिंजो एबे साहब यहाँ पर क्या करते हैं, जापानीज प्राइम मिनिस्टर के पोस्ट से रिजाइन कर देते हैं। तो एक तो ये पद से हट गए। दूसरी तरफ दोस्तों ऑस्ट्रेलिया के अंदर पॉलिटिक्स में एक चेंज होता है। केल्विन रुड ये बेसिकली प्रधानमंत्री बन जाते हैं ऑस्ट्रेलिया के, जो कि यहाँ पर कह सकते हो कि प्रो चाइना व्यक्ति थे। ठीक है, तो इन्होंने भी यहाँ पर क्वाड को ज़्यादा इंपॉर्टेंस दिया नहीं। तो 2007 में क्वाड का फॉल होना स्टार्ट हो गया और धीरे धीरे फिर क्वाड का जो इंपॉर्टेंस है वो ख़त्म हुआ 2008 में। उसके बाद से कोई बात हुआ ही नहीं दोस्तों लंबे समय तक, बस खाली ऐसी छोटी मोटी बात होती रहती थी, कोई इंपॉर्टेंस नहीं रहा क्वाड का। फिर होता क्या है, क्वाड 2.0 रिवाइवल होता है, यानी दोबारा से क्वाड खड़ा होना स्टार्ट हुआ 2017 में। 2017 में जापान ने ऑफिशियली यहाँ पर फिर से क्वाड को खड़ा करने की बात की और पहली वर्किंग लेवल की मीटिंग होती है और इन क्वाड कंट्रीज़ के बीच में, स्पेशली मनीला के अंदर। फिर 2007 के बाद 2020 में जब कोविड-19 था दोस्तों, तो ऑस्ट्रेलिया ने यहाँ पर क्योंकि स्टार्टिंग में 2017 में जब क्वाड स्टार्ट हुआ था ना, तो केवल 3 देश साथ में खड़े थे। वो कौन कौन से थे? इंडिया, जापान, यूएस। ऑस्ट्रेलिया साथ में नहीं था। फिर 2020 में ऑस्ट्रेलिया ने यहाँ पर जो ये मालाबार नेवल एक्सरसाइज है इसको ज्वाइन किया, लगभग 10 साल बाद यहाँ पर उस अभ्यास को ज्वाइन किया, यानी ऑस्ट्रेलिया भी अब आ गया। फिर 2021 में फाइनली जाकर हम लोगों ने, कोविड का समय था तो एक कह सकते हो वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से एक डिटेल्ड मीटिंग की भी थी। ठीक है, ये पूरी मीटिंग डिटेल से यहाँ पर की गई। फिर उसके बाद यहाँ पर अब वापस से फोकस किया जा रहा है क्वाड का एक और समिट हो, एक और समिट जो कि यहाँ पर क्या करेगा, बहुत सारे डिस्कशंस को करेगा, प्लस और बहुत सारे जो नए नए अनाउंसमेंट्स होंगे वो जल्दी हमको पता चलेंगे जब ये पूरा समिट होगा। ठीक है, तो दोस्तों ये पूरा मामला था क्वाड के बारे में, आपको बता चुका हूँ कैसे शुरुआत होती है। हाँ, एक चीज़ और ध्यान रखना, आपसे क्वेश्चन बन सकता है। आपने दोस्तों नेटो के बारे में सुना होगा, नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, वेस्टर्न कंट्रीज़ का एक बहुत बड़ा ग्रुप। तो क्वाड को भी क्या होता है, चाइना ये बोलता है ये मिनी नेटो है। ठीक है, छोटा सा नेटो ग्रुप बना लिया है जो कि चाइना को टैकल करने के लिए यहाँ पर तैयार किया गया है। तो चाइना काफ़ी नाराज़ रहता है क्वाड वाले ग्रुप से। क्यों? क्योंकि चाइना का जो एक्सपेंशन है दोस्तों, चाइना की जो एक्टिविटीज़ हैं पाकिस्तान, श्रीलंका, मालदीव्स, म्यांमार, बांग्लादेश में, ये रुकती हुई नजर आएंगी क्योंकि क्वाड ग्रुप यहाँ पर खड़ा रहेगा। अगर क्वाड ना होता तो चाइना यहाँ पर अपना एक्सपेंशन बहुत आराम से यहाँ पर बढ़ाता रहता। तो ये भी एक मेन चीज़ आपको देखने को मिल जाती है। हाँ, एक और इम्पॉर्टेंट पोर्शन ये ध्यान रखना कि क्वाड कंट्रीज़ के बीच में कौन सा अभ्यास होता है, मालाबार एक्सरसाइज होती है, मालाबार अभ्यास होता है। ठीक है, ये एक एनुअल ट्राइलेटरल नेवल एक्सरसाइज है, यानी कि इन चारों देशों की जो नेवीज हैं वो यहाँ पर पार्टिसिपेट करती हैं इस इंडियन ऑन पैसिफिक ओशन के अंदर में। क्लियर हो गया दोस्तों? आगे आते हैं नेक्स्ट आर्टिकल पर। अगला आर्टिकल भी इंपॉर्टेंट है, स्पेशली प्रीलिम्स के लिए कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स है जिसको आप ध्यान में रख सकते हो। कभी कभी अवार्ड्स के बारे में पूछ लिया जाता है, जैसे आजकल पूछा जा रहा है। तो ग्रैमी अवार्ड्स अभी न्यूज़ में बने हुए हैं। क्या होते हैं ग्रैमी अवार्ड्स, किस फील्ड में दिए जाते हैं, हर एक चीज़ बताऊंगा। पहले मामला सुन लो, न्यूज़ में है क्या। तो अभी क्या होता है, इंडिया के 5 लोग हैं जो कि सिंगिंग एरिया से बिलोंग करते हैं, सिंगिंग की फील्ड से बिलोंग करते हैं। तो इंडियन म्यूजिक के अंदर अगर हम देखेंगे तो 2024 के इन ग्रैमी अवार्ड्स के अंदर 5 भारतीय म्यूजिशियंस को दोस्तों ये अवार्ड मिला है, जिसमें यहाँ पर एक तबला के बिल्कुल उस्ताद जाकिर हुसैन हो गए। उसके अलावा यहाँ पर फ्लॉटिस्ट हो गए राकेश चौरसिया हो गए। इनको दोस्तों यहाँ पर ये प्राइज़ मिला है लॉस एंजल्स के अंदर में। ठीक है, ये व्यक्ति आपको देखने को मिल जाएंगे। शंकर महादेवन हैं, गणेश राजागोपालन हैं, उस्ताद जाकिर हुसैन हैं। साथ ही साथ में यहाँ पर आपको और भी लोग देखने को मिलेंगे जो कि क्या कर रहे हैं, अभी इस ग्रैमी अवार्ड को रिसीव कर रहे हैं। ठीक है, तो ग्रैमी अवार्ड अब की बार इंडिया के कई सारे म्यूजिशियंस को मिला है। हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी ने इन सभी लोगों को काफ़ी बधाइयाँ भी दी हैं। ठीक है, ये बात क्लियर हुई। बाकी अगर आप देखोगे तो इस ग्रैमी अवार्ड में सबसे ज़्यादा अवार्ड मिलने वाली यहाँ पर जो पर्सनैलिटी है वो है टेलर स्विफ्ट। इनको मिला है अवार्ड एल्बम ऑफ द ईयर का। ठीक है, और आप कह सकते हो कि इनको मैक्सिमम अवार्ड्स, बहुत सारे अवार्ड्स मिले हैं ग्रैमी अवार्ड्स, ये यहाँ पर बोला जा रहा है अलग अलग कैटेगरीज के अंदर में। और अब की बार जो ये एनुअल ग्रैमी अवार्ड है दोस्तों, ये 66वां इवेंट था, ये भी ध्यान में रखना है, स्पेशली फॉर द 1 डे एग्जामिनेशन। आगे आते हैं, अब थोड़ा डिटेल से बात करते हैं ग्रैमी अवार्ड्स के बारे में।
क्या है आखिरकार, क्योंकि एग्जामिनेशन में ये नहीं पूछा जाएगा। पूछा गया तो नाम पूछे जाएंगे, नाम आपको बता चुका हूं, बट अगर कोई क्वेश्चन बनता है तो इन अवार्ड्स के बारे में इनका बैकग्राउंड डेटा आपसे पूछा जाएगा, स्टैटिक पोर्शन पूछा जाएगा। तो दोस्तों ग्रैमी अवार्ड की जब बात करते हैं तो इसका जो ओरिजिनल नेम है वो है ग्रामोफोन अवार्ड, ठीक है। तो हर साल यूएस के अंदर में ये प्रेजेंट किया जाता है। प्रेजेंट करने वाली बॉडी कौन सी है, तो वो है नेशनल एकेडमी ऑफ रिकॉर्डिंग आर्ट्स एंड साइंस, ठीक है। स्पेशली यहाँ पर जो म्यूजिक इंडस्ट्री से बिलोंग करने वाले पर्सनालिटीज़ हैं जिन्होंने बहुत ही ज़्यादा एक्सेप्शनल काम किया है एक पर्टिकुलर ईयर में, तो उसी बेसिस पे दोस्तों यहाँ पे इस अवार्ड से उन सभी व्यक्तियों को सम्मानित किया जाता है। इस अवार्ड की शुरुआत होती है 1959 में, ताकि जो हमारे परफॉर्मर्स थे 1958 वाले पूरे ईयर में, उन परफॉर्मर को रिस्पेक्ट किया जा सके, इसलिए यहाँ पर दोस्तों अगले ही साल ये अवार्ड लेकर आए गए, ठीक है। बाकी यहाँ पर ये जो ग्रैमी अवार्ड है ये इसलिए भी लेकर आया गया था ताकि जो एमाइल बर्नर्स ग्रामोफोन है इनको यहाँ पर एक ट्रिब्यूट, एक श्रद्धांजलि दी जा सके। अब क्या होता है, ग्रैमी अवार्ड अलग अलग 4 कैटेगरीज में दिया जाता है, और वो 4 कैटेगरीज कौन कौन सी हैं। एक है एल्बम ऑफ द ईयर, अभी जो कि मिला है टेलर स्विफ्ट को, रिकॉर्ड ऑफ द ईयर, सॉन्ग ऑफ द ईयर, बेस्ट न्यू आर्टिस्ट। इस तरीके से दोस्तों यहाँ पर 4 अलग अलग कैटेगरीज होती हैं ग्रैमी अवार्ड के अंदर में, और जितने भी विनर्स होते हैं, जो भी विजेता होते हैं, इनको सेलेक्ट किया जाता है 25 से ज़्यादा अलग अलग फील्ड्स के अंदर, जो कि पॉप, रॉक, रैप इंडस्ट्री हो गया, R&B हो गया, कंट्री, क्लासिकल, गॉस्पल, जैज, इस प्रकार से कई सारे यहाँ पर और कैटेगरीज हैं जिसके बेसिस पर यह अवार्ड दिया जाता है। ग्रैमी अवार्ड अगर आप देखोगे तो ग्रामोफोन इस तरीके से यहाँ पर यह होता है जो कि इस अवार्ड के अंदर में दिया जाता है। ये आप देख पाओगे, ये सब पर्सनैलिटीज़ है जिनको ये ग्रैमी अवार्ड मिला है अभी के लिए। क्लियर हो गया। नाउ आगे आते हैं नेक्स्ट आर्टिकल पर। नाउ आगे बढ़ने से पहले दोस्तों एक इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन, अगर आप लोग हमारे पेड ग्रुप्स को ज्वाइन करना चाहते हो तो आपके पास एक बढ़िया मौका है इसको ज्वाइन करने का। यहाँ पर आपको डेली करंट नोट्स के PDF वगैरह प्रोवाइड करवाए जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल, जैसे अब आपने ये आर्टिकल डिस्कस किए, इन आर्टिकल में कुछ ज़्यादा खास इंपॉर्टेंट डेटा नहीं है, लेकिन इनके पीछे का जो ये बैकग्राउंड डेटा है ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, और ये सारी चीज़ें दोस्तों यहाँ पर आपको एक रेडीमेड प्रिंटेड नोट के फॉर्म में प्रोवाइड करवाई जाती है। एक पर्टिकुलर PDF में सारा कॉन्टेंट आपको दिया जाता है, क्योंकि ये PDF हैंडल करना काफ़ी मुश्किल हो जाता है। तो इसका एक बढ़िया सॉल्यूशन है कि आपका करंट अफेयर का सारा डेटा आपको एक सिक्योर हो जाता है एक ग्रुप के अंदर में, और सारे बेनिफिट्स आपको मिलते रहेंगे। दोस्तों मैं आपको बता दूं, ये जो ग्रुप है इसमें ना स्टोरेज का इशू नहीं होगा। जैसे फॉर एग्जांपल हम PDF स्टोर करते रहते हैं यार, स्टोरेज के इशूज़ होने लगते हैं, वो कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। यहाँ पे कंटेंट सारा डेट वाइज पड़ा है, किसी भी तारीख का PDF उठाओ, डाउनलोड करो, पढ़ो, डिलीट कर दो, नो प्रॉब्लम, अनलिमिटेड ऑप्शंस हैं। नाउ इस ग्रुप को ज्वाइन करने के लिए जो फी पेमेंट चार्ज किया जाता है वो भी बहुत मिनिमम है, जस्ट 499 फॉर द लाइफ टाइम एक्सेस। यानी जब तक आपका सिलेक्शन ना हो जाए तब तक आप 499 में इस ग्रुप को ज्वाइन करके रख सकते हैं, ठीक है। और गारंटी है कुछ समय बाद ही आपका अमाउंट रिकवर हो जाएगा, लेकिन बेनिफिट्स बरकरार आपको मिलते रहेंगे। इस ग्रुप को ज्वाइन करने के लिए क्या करना होगा, व्हाट्सएप पर जाना, यहाँ पर आपको एक नंबर दिया गया है 8534873368। इस नंबर पर मैसेज कर देना कि हाँ आई वांट टू ज्वाइन दिस ग्रुप। आपको वहाँ पे रिप्लाई मिलेगा, पेमेंट का प्रोसेस दिया जाएगा, और पेमेंट के प्रोसेस से ज़्यादा इंपॉर्टेंट आपको डेमो वीडियो का लिंक भी दिया जाएगा, ताकि आप पूरी तरह से चेक कर सको, अपने आप को सेटिस्फाई कर सको, और सेटिस्फाई करने के बाद में जाकर अपना इन्वेस्टमेंट कर सको, ठीक है। बाकी दोस्तों यार मेक श्योर करना वीडियो पे जो लाइक का बटन है उसको प्रेस कर दिया करो। एक छोटा सा टारगेट है हमारा 5000 लाइक्स को, जिसको प्लीज़ आप लोग यहाँ पर पहुँचा सकते हैं। चलिए आते हैं अपने आज के एडिटोरियल डिस्कशन में। तो देखो, कभी कभी न्यूज़पेपर में सभी एडिटोरियल इंपॉर्टेंट होते हैं, कभी कभी आर्टिकल इंपॉर्टेंट ही नहीं होता है, तो उसके बेसिस पर ही डिस्कशन अपना चलता है। आज अगर आप देखोगे तो आज हमारा पूरा का पूरा एडिटोरियल डिस्कशन या एडिटोरियल पोर्शन इंपॉर्टेंट है, तो हर एक आर्टिकल को डिटेल से डिस्कस करेंगे। तो ये टेंशन खत्म कर दिया करो सर ये इंपॉर्टेंट था, ये छूट गया। नहीं, इंपॉर्टेंट होगा तो डिस्कस किया जाएगा, आज नहीं तो कल वीडियो में ज़रूर से कवर हो जाएगा, उसकी टेंशन आप मत लेना बिल्कुल भी। तो दोस्तों ये जो एडिटोरियल है यहाँ पर पहले ये डिस्कस करेंगे जहाँ पे बात की जा रही है सैनिटेशन की, ठीक है। किस तरीके से जो ओपन डेफिकेशन है इसको इंडिया और अच्छी तरीके से इम्प्लीमेंट कर सकता है। फिर उत्तर प्रदेश का एक मॉडल जहाँ पे हम कुपोषण से लड़ने की बात कर रहे हैं। फिर यहाँ पर जो हेल्थ है उसको हमें किस बेसिस पर प्रायोरिटी को लेकर चलना पड़ेगा, ये बात यहाँ पर बताई गई है। तो चलिए शुरुआत करते हैं अपने इस डिस्कशन की, और एक एक करके सारे एडिटोरियल डिस्कस करेंगे। कुछ में मेंस के क्वेश्चन मिलेंगे आपको, तो उन मेंस के क्वेश्चन को भी आप अटेम्प्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो आर्टिकल नंबर 1 या एडिटोरियल नंबर 1, द रोड टू अ हेल्दी डेमोक्रेसी। प्रताप सी रेड्डी साहब ने यहाँ पर इस एडिटोरियल को लिखा है। हॉस्पिटल जो अपोलो हॉस्पिटल ग्रुप है उसके फाउंडर एंड चेयरमैन हैं, तो इनके जो पॉइंट ऑफ व्यूज़ हैं वो थोड़े से मैटर भी करेंगे हमारे एग्जामिनेशन के लिए, ठीक है।
तो दोस्तों सबसे पहले यहाँ पे राइटर ने क्या मेंशन कर रखा है, ज़रा इस पे गौर करना। यहाँ पे जो हमारे राइटर है वो ये बोलते हैं इंडिया कितनी तेज़ी से आगे बढ़ रहा है। इंडिया का मेन टारगेट है कि 2047 तक 2047 तक एक डेवलप्ड नेशन का जो टैग है वो इंडिया प्राप्त कर सके। अभी हम क्या हैं, एक डेवलपिंग कंट्री है, हमारी इकॉनमी ग्रो कर रही है। हम क्या करना चाहते हैं, डेवलप्ड कंट्री, विकसित भारत बनना चाहते हैं। तो ये टारगेट हमारा सबसे बड़ा है कि भाई 2047 तक, जब तक हमारी देश की आज़ादी को 100 साल भी पूरे हो जाएंगे। तो ये जो विजन है, ये विजन अचीवेबल लग रहा है, लेकिन किस बेसिस पर? तो इंडिया ने हर एक सेक्टर के अंदर में दोस्तों बहुत सारे अचीवमेंट्स पिछले कुछ सालों में देखे हैं। एक मैसिव एक्सपेंशन हुआ है इकोनॉमिक इंफ्रास्ट्रक्चर में। जो बिजनेस हैं, छोटे छोटे जो एंटरप्राइजेस हैं, वो यहाँ पर ग्रो कर रहे हैं। शहर गांव के अंदर में एक बहुत बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन हमको देखने को मिला है। यूनिवर्सिटीज़ एंड कॉलेजेस के जो नंबर्स हैं वो बहुत तेज़ी से यहाँ पर इंक्रीज हो चुके हैं। तो एजुकेशन में काम हो रहा है। साइंस एंड टेक्नोलॉजी में बात करेंगे तो चंद्रयान 3 यहाँ पर जो लॉन्च हुआ, सक्सेसफुली यहाँ पर चांद के ऊपर उतरा। इससे ही दोस्तों यहाँ पर साइंस एंड टेक्नोलॉजी में भी इंडिया ने झंडे गाड़ दिए। उसके बाद डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर की जब बात करेंगे तो आधार कार्ड से सीधा यूपीआई सिस्टम अगर आप देखोगे तो इसने कहीं ना कहीं दुनिया को बहुत ही ज़्यादा शॉकिंग में डाल रखा है। कई सारी कंट्रीज़ अभी भी चाहती हैं, जो ऑलरेडी डेवलप्ड कंट्रीज है दोस्तों, उनके पास भी ये यूपीआई वाला सिस्टम आज के समय पर प्रेजेंट नहीं है जो भारत में है। तो ये यूपीआई वाला सिस्टम कई सारी कंट्रीज यहाँ पर इंस्पायर होकर वो भी इंप्लीमेंट करना चाहती हैं। तो ऐसे कई सारी ग्रोथ यहाँ पर इंडिया की देखने को मिली है। और ये जो चीज़ें हुई हैं ये क्या दर्शाती हैं कि इंडिया जो है दोस्तों सेल्फ रिलायंट की तरफ बढ़ रहा है, आत्मनिर्भर भारत की तरफ यहाँ पर बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। जो विकसित भारत मिशन है, इसके अंदर में डेवलपमेंट, ट्रांसफॉर्मेशन, हमारी इकोनॉमी को कहीं ना कहीं एक पावर हाउस बनाना, नए नए इनोवेशंस की, इकोनॉमिक स्ट्रेंथ के ऊपर काम करना, ये सभी चीज़ें करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है और काम इस पर चल रहा है। ठीक है, लेकिन अगर हम इन सब चीज़ों को साइड कर दें तो देश तेजी से आगे तब बढ़ पाएगा जब हमारे जो सिटीजन्स हैं वो हेल्दी रहेंगे। ठीक है, उनकी हेल्थ अगर अच्छी रहेगी तभी तो देश आगे ग्रो करेगा। बोलते हैं ना भाई, अगर आपकी हेल्थ अच्छी है तो सब कुछ बढ़िया है, सारे काम कर पाओगे, लेकिन हेल्थ ही अच्छी नहीं है तो आप क्या कर पाओगे? ये मुझसे अच्छे से कौन जान सकता है। आजकल तो ये इशू चल रहा है मेरे साथ भी। तो दोस्तों यहाँ पे बोला जा रहा है पिछले 20 सालों में अगर हम देखेंगे तो इंडिया ने मेडिकल इनोवेशन के अंदर में भी झंडे गाड़ दिए हैं। मेडिकल इनोवेशन में इंडिया बहुत तेजी से आगे निकला है। इंडियन जो हेल्थ केयर सिस्टम है उसका जो इवैल्यूएशन अगर आप लोग देख पा रहे हो, ये एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा। और हमें कहीं ना कहीं अभी इसी पूरे प्रोसेस को, इस पर्टिकुलर हमारा हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर को और एक्सपैंड करने की ज़रूरत है। अब राइटर इसके एडवांटेजेस और चैलेंजेस दोनों बताते हैं। ठीक है, इसके फायदे क्या हैं प्लस इसमें चुनौतियां क्या हैं, दोनों एस्पेक्ट्स के ऊपर उन्होंने डिस्कशन किया। इंडिया का सबसे बड़ा एडवांटेज पता है क्या है? वो है हमारा डेमोग्राफिक डिविडेंड। डेमोग्राफिक डिविडेंड मतलब इंडिया के अंदर में जो यूथ की पॉपुलेशन है, जो नौजवान लोग हैं, वो सबसे ज़्यादा हैं। यूथ की पॉपुलेशन 1.4 बिलियन से ज़्यादा है। सॉरी, यहाँ पर जो पॉपुलेशन हमारी 1.4 बिलियन की, इसमें जो यूथ हैं दोस्तों, यहाँ पे अगर आप देखोगे तो सबसे ज़्यादा मात्रा में है, जिनकी उम्र यहाँ पर 25 से 29 साल के आसपास है। और यही तो सबसे बड़ी अपॉर्चुनिटी है भारत के पास में। ये सबसे बड़ा अवसर है कि 2047 तक हम डेवलप हो सकते हैं। यूथ का सबसे बड़ा कंट्रीब्यूशन यहाँ पे हो सकता है अगर हमें इस पॉपुलेशन का बढ़िया तरीके से यूज़ करें तो। लेकिन यहीं पर बात ये भी है, राइटर बोलते हैं कि अगर ये पॉपुलेशन खुद अगर हेल्दी ना हुई तो, ठीक है, अगर ये जो पॉपुलेशन है ये अगर हेल्दी नहीं होगी तो हमारा जो प्रोडक्टिविटी है वो कम होगा, इकोनॉमिक बर्डन बढ़ेगा कि भाई इससे जो व्यक्ति थे, जो यूथ थे, वो हमारी इकोनॉमी के अंदर कंट्रीब्यूट करने की बजाय अभी हेल्थ ठीक कर रहे हैं, अपनी इकोनॉमी के ऊपर और बर्डन बढ़ता चले जा रहा है। क्योंकि दूसरी तरफ अगर आप देखोगे तो इंडिया के अंदर में दोस्तों डायबिटीज़ की जब बात करते हैं तो दुनिया का डायबिटीज़ का कैपिटल माना जाता है भारत को। 101 मिलियन से ज़्यादा डायबिटीज़ के केसेस हैं इंडिया में। उसके अलावा कार्डियोवास्कुलर डिजीज़ की बात होती है, यानी कि हमारे दिल से संबंधित बीमारियों की, तो 136 मिलियन अगर आप देख पाओगे इस प्रकार के केसेस आपको देखने को मिल जाते हैं कार्डियोवास्कुलर डिजीज़ के। कैंसर के इंसिडेंसेस इंडिया में लगातार इंक्रीज हो रहे हैं। 2040 तक 57.5% से कैंसर के पेशेंट्स इंक्रीज हो सकते हैं। तो पिछले 10 सालों के अगर हम लोग पूरा इंडिकेशन देखें तो जो बीमारियां हैं वो तेजी से बढ़ी हैं। स्पेशली जो नौजवान लोग हैं उनको भी कहीं ना कहीं इन बीमारियों ने जकड़ा है। तो ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा कि हमारा जो हेल्थ केयर सिस्टम है उसको थोड़ा हम प्रायोरिटाइज करें।
हेल्थ केयर सिस्टम के ऊपर एक स्पेशल फोकस करें। हमें ज़रूरत है कि हमें थोड़ा एक कदम आगे रहकर चलना होगा अपने पूरे इस हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर में। जो हमारे पास में टेक्नोलॉजी है, नए नए इनोवेशंस हैं, साइंटिफिक रिसर्च है ना, ये सब कुछ अगर आप देखोगे तो इस बेसिस पर जो हेल्थ केयर सेक्टर है दोस्तों, यहाँ पे नई नई पॉसिबिलिटीज़, नई नई यहाँ पर जो अवसर हैं वो खोले जा सकते हैं। ठीक है, क्योंकि अगर आप यहाँ पर देखोगे बहुत सारा डेटा आज के समय पर हमें मिल जाता है। जो एक पर्टिकुलर इंडिविजुअल है उसके पास में बहुत ज़्यादा पावर है कि वो यहाँ पर जान सके, उसके पास इतनी सारी टेक्नोलॉजीज़ है, वो यहाँ पर अपने बारे में जान सकता है, अपनी हेल्थ के बारे में जान सकता है। तो ये बहुत सारी चीज़ें हैं अवेलेबल हेल्थ केयर के अंदर में। अगर आप देख पाओगे अर्ली डिटेक्शन, इस प्रकार के कई सारे जो इंस्ट्रूमेंट्स हैं वो भी यहाँ पर अवेलेबल हैं। बट हमें करना क्या होगा, हमें यहाँ पर करना होगा, हमें काम करने की ज़रूरत है कि हम इंश्योर कर सकें कि जो हर एक इंडिविजुअल है, हर एक व्यक्ति है, उसको यहाँ पे प्रॉपर ये केयर टूल्स मिल पाए। ठीक है, उनकी जो उनके पास में प्रॉपर अपना हेल्थ केयर इंफ्रास्ट्रक्चर हो, हमारे पास में एडवांस लेवल के हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स हो, क्योंकि आज के समय पर देखोगे तो हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स का शॉर्टेज भी हमको देखने को मिलता है। तो ये चीज़ें मैटर करती हैं। फिर बात आती है यहाँ पर, राइटर बोलते हैं लीडिंग द वर्ल्ड बाय एग्जाम्पल। इंडिया का जो हेल्थ केयर इंफ्रास्ट्रक्चर है इसके अंदर चेंजेस हो रहे हैं। ऐसा नहीं कह रहे हैं राइटर कि हाँ बिल्कुल बदलाव नहीं हो रहे, ट्रांसफॉर्मेशन हुए हैं। एक नया हेल्थ केयर ऑर्डर हमको मिल रहा है। हमने ये भी यहाँ पर दिखाया है, प्रूव किया है कि जो हमारे क्लिनिकल एक्सीलेंस हैं इसका सक्सेस रेट बढ़ रहा है, अलग अलग रिपोर्ट्स में बताया गया। और जो हेल्थ केयर डिलीवरी है दोस्तों, इसमें इंडिया सबसे आगे है। फिर जब हम लोग बात करते हैं अलग अलग टेक्नोलॉजीज़ को इम्प्लीमेंट करने की, तो उसमें भी यहाँ पर इंडिया धीरे धीरे ट्रांसफॉर्म कर रहा है, अपना आप को बदल रहा है। ठीक है, अब राइटर यहाँ पर एक चीज़ के ऊपर और फोकस करते हैं कि जो हमारे हेल्थ केयर प्रोवाइडर हैं इस पूरे मामले में, ठीक है, उन हेल्थ केयर प्रोवाइडर को थोड़ा प्रोफेशनल वे में यहाँ पर हर चीज़ को ट्रीट करना अति आवश्यक है। हर एक व्यक्ति के पास में आज के समय पर मोबाइल फ़ोन है, कई सारी टेक्नोलॉजीज़ हैं, उनका वो यहाँ पर यूज़ कर रहे हैं। ठीक है, हेल्थ केयर के मामले में अगर हम देखें तो इंडिया कहीं ना कहीं दुनिया भर में हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर के मामले में आजकल के समय पर फ्रेम किया जा रहा है। इंडिया का यहाँ पर नाम आ रहा है। इंडिया की जो हेल्थ केयर इंडस्ट्री है ये पूरी ग्लोबल लीडर है इंफ्रास्ट्रक्चर, टेक्नोलॉजी, स्पेशलिस्ट डॉक्टर के मामले में, नर्सिंग प्रोफेशनल्स के मामले में। इवन यहाँ पर जो नर्स हैं, ऑब्वियस सी बात है वो इंडिया से बाहर जाती हैं काम करने के लिए कई सारी जगह पर। उसके पीछे कई सारे रीजंस भी आपको देखने को मिलेंगे। फिर बात आती है पेशेंट्स की, तो दोस्तों यहाँ पर सबसे इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट, इंडिया का हेल्थ केयर ऐसे ट्रांसफॉर्म हुआ है कि अलग अलग 145 देशों से जो पेशेंट्स हैं वो मैक्सिमम पेशेंट्स इंडिया को ही चूज़ करते हैं अपने बेस्ट ट्रीटमेंट के लिए। अफ्रीका की कई सारी कंट्रीज़ है जहाँ से सीधा लोग आते हैं अपना ट्रीटमेंट करवाने के लिए भारत के अंदर। भारत के अंदर में स्पेशल एरियाज़ में पूरी तरह से कह सकते हो एक महारत हासिल हो चुकी है, चाहे वो ऑन्कोलॉजी हो, कार्डियोलॉजी हो, ऑर्थोपेडिक्स हो, ट्रांसप्लांट्स हो, रोबोटिक सर्जरीज हो। ठीक है, इन सभी केसेस में अगर आप देख पाओगे, या फिर बीम थेरेपी टेक्नोलॉजी हो गई जो कि कहीं ना कहीं आज के समय पर कैंसर ट्रीटमेंट का एक उपाय हो गया। फिर उसके बाद में इंडिया में कैंसर ट्रीटमेंट को लेकर कई सारे जो सॉल्यूशंस हैं वो यहाँ पर अवेलेबल हैं। तो कहीं ना कहीं दुनिया भर के जो यहाँ पर कंट्रीज़ हैं उससे भी जो पेशेंट्स हैं वो इंडिया आते हैं, और इंडिया आता है अपना ट्रीटमेंट करवाने के लिए। तो इससे ऑब्वियस ही बात है, भारत आके पैसा खर्च करेंगे तो इंडिया उससे फॉरेन एक्सचेंज भी अर्न कर रहा है, बाहर का पैसा भी इंडिया में आ रहा है। तो ये हम एक अपने बहुत ही बड़े इंपॉर्टेंट स्टेज पर खड़े हैं। लेकिन ऑब्वियस ही बात है, ऐसा नहीं है कि वो हमारा सुपीरियर स्टेज है या बहुत ही एक्सपर्टीज लेवल पर पहुंच चुके हैं। हमें कहीं ना कहीं अपने पूरे इस हेल्थ केयर सिस्टम को दुनिया भर के एरिया में फैलाना होगा। ग्लोबल पूरे अगर आप चार्ट में देखोगे तो हमें टॉप पर आना होगा। इसके लिए पहले हमारे देश में जो हेल्थ केयर सोल्यूशंस हैं उसके ऊपर थोड़ा और फोकस करना है। जो नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़ हैं वही, जैसे कि हार्ट डिजीज़ हो गई, इस प्रकार की कई सारी और प्रॉब्लम्स हो गई, इनको इंडिया में टैकल करना ज़रूरी है। तो ये जो दोस्तों यहाँ पर हर एक व्यक्ति है, हर एक इंस्टीट्यूशन है हमारे देश के अंदर में, ठीक है, उसको कहीं ना कहीं यहाँ पर इंडिया का जो प्रोग्रेस है उसको अपने प्रायोरिटी के ऊपर में रख कर ही चलना होगा। ये बात राइटर ने मेंशन की है। यही यहाँ पर एक रास्ता है टुवर्ड्स अ हेल्दी डेमोक्रेसी, एक प्रोडक्टिव सोसाइटी, इकोनॉमिक ग्रोथ। ठीक है, वही हेल्थ इज़ वेल्थ। तो वो चीज़ें यहाँ पर हमारे राइटर मेंशन करते हैं। क्लियर हो गया दोस्तों? चलिए आगे आते हैं नेक्स्ट इंपॉर्टेंट एडिटोरियल पर। ये जो एडिटोरियल है यहाँ पर जो राइटर हैं, एक है मनोज कुमार जो कि एग्रीकल्चरल प्रोडक्शन कमिश्नर हैं उत्तर प्रदेश की सरकार में। एक है एलिजाबेथ फॉरे, ठीक है, ये यहाँ पर कंट्री डायरेक्टर हैं यूनाइटेड नेशन वर्ल्ड फूड प्रोग्राम की साइट से। इन दोनों ने मिलकर इस एडिटोरियल को लिखा।
ये बात करते हैं उत्तर प्रदेश में एक मॉडल है, एक तरीका, एक प्रोसेस जिसके बेसिस से क्या किया जा रहा है, जो कुपोषण है, माल न्यूट्रिशन यानी प्रॉपर खाना ना मिल पाता बच्चों को, जिसकी वजह से वो कुपोषण के शिकार बन जाते हैं। तो उस कुपोषण से लड़ने के लिए उत्तर प्रदेश एक स्पेशल स्कीम के बेसिस पर काम कर रहा है, जिससे महिलाओं को बहुत फ़ायदा भी हो रहा है, महिलाओं को रोजगारी मिल रहा है। तो वो एक बढ़िया आप कह सकते हो स्टेप है, ऐसा यहाँ पर राइटर बताते हैं। क्या क्या है, आओ चलो मैं आपको पूरा ये मैटर समझाने की कोशिश करता हूँ। तो दोस्तों यहाँ पे राइटर हमारे सबसे पहले ये बात करते हैं, उत्तर प्रदेश एक सबसे बड़ा एग्जाम्पल है वेमेन एम्पावरमेंट के बारे में, जहाँ पर हमने महिलाओं को और ज़्यादा सशक्त बनाया है, स्पेशली कौन से फील्ड में, जहाँ पर वो माल न्यूट्रिशन से लड़ने में मदद कर रही हैं, कुपोषण से लड़ने में मदद कर रही हैं। अलग अलग यहाँ पर महिलाओं ने मिलकर अपने सेल्फ हेल्प ग्रुप्स यहाँ पर स्टार्ट करे। ठीक है, अब पहला क्वेश्चन हमारे दिमाग में यही आता है कि सर ये सेल्फ हेल्प ग्रुप्स होते क्या हैं। दोस्तों सेल्फ हेल्प ग्रुप हमारे कह सकते हो इनफॉर्मल ग्रुप्स होते हैं। कुछ लोग हैं जो कि मिलकर सोचते हैं यार चलो हम साथ में आते हैं और साथ में आकर अपने जो लिविंग कंडीशंस है उसको इंप्रूव करने की कोशिश करते हैं, मिलकर कुछ शुरू करते हैं। स्पेशली गांव में अगर आप देखोगे तो गांव के काफ़ी सारे जो लोग हैं वो अलग अलग प्रॉब्लम से गुजर रहे हैं, चाहे वो पॉवर्टी हो गया, इलिटरेसी हो गया, स्किल्स की कमी हो गई, है ना। तो इन सब प्रॉब्लम्स को मिलकर टैकल करने के लिए यहाँ पर सब साथ में आते हैं, कलेक्टिव एफर्ट्स लगाते हैं और मिलकर एक ग्रुप बनाता है जिसको बोलते हैं सेल्फ हेल्प ग्रुप। ठीक है, ये बात दोस्तों आपको क्लियर हो गई। तो यहाँ पे बोला जा रहा है कि जो वेमेन एम्पावरमेंट है, जो महिला को और ज़्यादा सशक्त और ज़्यादा मजबूत और ज़्यादा पावरफुल बनाया गया है, इसका एक सबसे बड़ा एग्जाम्पल उत्तर प्रदेश में है। और स्पेशली माल न्यूट्रिशन से लड़ने के लिए, कुपोषण से लड़ने के लिए दोस्तों यहाँ पर इस प्रकार के सेल्फ हेल्प ग्रुप्स कुछ महिलाओं के माध्यम से बनाए गए। और ये जो छोटे छोटे ग्रुप्स बनाए, इन्होंने छोटे छोटे बिजनेस स्टार्ट किए, एंटरप्राइज स्टार्ट किए। और उन छोटे बिजनेस के अंदर ये क्या कर रहे हैं, जो फोर्टिफाइड न्यूट्रिशियस फूड्स होते हैं, आप समझ रहे हो फोर्टिफाइड न्यूट्रिशियस फूड्स क्या होते हैं। देखो सबसे पहली बात हम बात करेंगे चावल की, तो उसमें अलग से फोर्टिफिकेशन कर देना, कुछ अलग से न्यूट्रिशन को ऐड कर देना उसमें, ताकि वो खाना और ज़्यादा स्वादिष्ट के साथ साथ दोस्तों यहाँ पर कह सकते हो पोषण भरपूर बन जाए। एक इंसान खाए तो उसके बॉडी में जो पोषण की कमी है, वो माल न्यूट्रिशन से जो गुजर रहा है, वो माल न्यूट्रिशन ठीक हो पाए, उसके बॉडी में कुछ पोषण तत्व पहुँच सकें। समझ गए। तो इसलिए यहाँ पर फोर्टिफिकेशन किया जाता है फूड के अंदर में, कुछ एडिशनल न्यूट्रिएंट्स को मिलाया जाता है, उसको बोलते हैं फोर्टिफिकेशन। तो ये जो छोटे छोटे बिजनेस है दोस्तों, ये क्या कर रहे हैं, इसी प्रकार के न्यूट्रिशियस फूड्स को, फोर्टिफाइड फूड्स को प्रोड्यूस कर रहे हैं। और ये जो खाना प्रोड्यूस किया जा रहा है, ये स्पेशली जो यहाँ पर प्रेग्नेंट महिलाएं हैं, गर्भवती महिला के साथ साथ जो यहाँ पर ब्रेस्ट फीडिंग मदर्स हैं, ऐसी मदर जो बच्चे को ऑलरेडी जन्म दे चुकी हैं, और उसके साथ साथ वो जो यहाँ पर बच्चा है वो अपनी अभी यहाँ पर मदर का जो यहाँ पर कह सकते हो मिल्क है उसका कंजम्पशन कर रहा है, तो ब्रेस्ट फीडिंग मदर्स हो गई, चिल्ड्रन हो गए, छोटे छोटे बच्चे हो गए। तो इनको दोस्तों यहाँ पर टेक होम राशन के तहत ये खाना दिया जा रहा है। और ये खाना दोस्तों यहाँ पर टेक होम राशन के तहत दिया तो जा रहा है, लेकिन कौन से स्कीम के माध्यम से, वो है ICDS, दैट इज इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट सर्विसेज प्रोग्राम के माध्यम से। और इसके लिए जो खाना प्रिपेयर किया जा रहा है, प्रोड्यूस किया जा रहा है, वो इन्हीं एंटरप्राइज के माध्यम से, इन्हीं यहाँ पर सेल्फ हेल्प ग्रुप्स के माध्यम से किया जा रहा है। सवाल यहाँ पर दोस्तों ये भी आता है कि जो ये टेक होम राशन है वो है क्या। तो हमारी भारत सरकार ने दोस्तों टेक होम राशन को प्रोवाइड करवाया अपनी ICDS स्कीम के तहत। इस पर्टिकुलर टेक होम राशन का मेन मकसद है कि जो प्रेग्नेंट महिलाएं हैं या लैक्टेटिंग वेमेन हैं, जिनके बारे में मैंने आपको बताया, ब्रेस्ट फीडिंग फीमेल्स हैं, तो इनका जो न्यूट्रिशन गैप है इसको पूरा करना। और इस राशन के अंदर में 2 प्रकार के राशन दिए जाते हैं। ठीक है, जो कि स्पेशली यहाँ पर कह सकते हो एक हॉट कुक मील होता है, खुद यहाँ पे गरम गरम पका हुआ खाना होता है आंगनवाड़ी सेंटर्स के अंदर में, प्लस कुछ रॉ इंग्रेडिएंट्स यानी कच्चा जो सामान है वो भी दिया जाता है पैकेट्स के अंदर में, ताकि वो कुक कर सकें। तो ऐसी चीज़ें यहाँ पर आपको देखने को मिल जाती हैं। आई होप आपको यहाँ पर जो क्लैरिटी है वो मिल चुकी है। कभी कभी रॉ इंग्रेडिएंट्स होते हैं पैकेट्स में जो ऑलरेडी यहाँ पर कुक भी होते हैं, तो वो टेक होम राशन के तहत दिया जाता है। तो अब राइटर ये बोलता है कि साल 2020 को अगर हम देखें तो डिपार्टमेंट ऑफ वेमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट एंड उत्तर प्रदेश स्टेट रूरल लाइवलीहुड मिशन, ठीक है, तो उत्तर प्रदेश का एक पर्टिकुलर मिशन और ये डिपार्टमेंट ऑफ वेमेन, दोनों ने मिलकर आपस में कोलैबोरेट किया कि वो क्या कर सकें, एक डिसेंट्रलाइज प्रोडक्शन को अपना सकें, एक प्रोडक्शन सेटअप कर सकें टेक होम राशन के तहत, जहां पर महिलाएं जो छोटे छोटे ग्रुप्स बना चुकी हैं, जहां पर जो एंटरप्राइजेस हैं, उन एंटरप्राइजेस का उपयोग किया जाएगा। इस मॉडल के अंदर में ये बोला गया कि जो ये महिलाएं काम कर रही हैं
अलग अलग ग्रुप्स के अंदर में इस प्रकार से इन न्यूट्रिशियस फूड का प्रोडक्शन कर रही हैं, यही फूड को हम क्या करेंगे, डिस्ट्रीब्यूट करेंगे टेक होम राशन के तहत। तो क्या हुआ, जो 20 मेंबर हैं, यानी 20 मेंबर जो महिलाएं थीं, उनका जो ग्रुप था, इन्होंने यहाँ पर ये जो इक्विपमेंट्स हैं उनका यूज़ करना स्टार्ट किया। और वो डेली के बेसिस पर उनका जो मशीन था, उनका कैपेसिटी था कि 5 मेट्रिक टन पर डे के हिसाब से खाना वो तैयार कर सकते हैं। एक बार राशन आंगनवाड़ी सेंटर पहुंचता है महिलाओं के ग्रुप्स के माध्यम से, उसी ग्रुप के माध्यम से, तो ये जो वेमेन है दोस्तों, इनको इसके बदले में एक बढ़िया अमाउंट मिलता है। तो अभी जो यूनाइटेड नेशन वर्ल्ड फूड प्रोग्राम है, इन्होंने भी यहाँ पर इसकी तारीफ़ की है। एक बढ़िया पॉजिटिव फीडबैक देखने को मिला है उत्तर प्रदेश की सरकार से कि जो ये प्रोजेक्ट है अब धीरे धीरे एक्सपैंड हो चुका है। ऐसे छोटे छोटे जो महिलाओं के ग्रुप थे, ऐसे 202 प्रोडक्शन यूनिट्स हो चुके हैं हमारे कह सकते हो 43 डिस्ट्रिक्ट्स के अंदर में। पिछले 2 सालों के अंदर ये इंप्रूवमेंट हुआ है। इससे यहाँ पर लगभग 4000 जो 80 महिलाएं हैं उनको रोज़गार मिला है, एक अच्छा पैसा मिल रहा है, कम से कम 8000 रुपये महीना वो यहाँ पर प्राप्त कर रही हैं। तो यहाँ पे उसके बाद बताया गया कि जो आईसीडीएस के बेनिफिशियरीज हैं, यानी इस स्कीम के तहत जो बच्चे और प्रेग्नेंट महिलाओं को बेनिफिट्स पहुँचाने हैं, उनके पास तक प्रॉपर बेनिफिट्स पहुँच पा रहे हैं। ठीक है, तो इसमें क्या हो रहा है, एक तरफ स्कीम का फ़ायदा भी हो रहा है, स्कीम को इम्प्लीमेंट किया जा रहा है, दूसरी तरफ यहाँ पर एक तरफ एम्प्लॉयमेंट जनरेशन भी हो रहा है। फिर राइटर ने मेंशन किया है वेमेन एम्पावरमेंट फॉर न्यूट्रिशन, महिलाओं को इस प्रकार से कम्युनिटी में लेकर आना और ये जो टेक होम राशन प्रोडक्शन यूनिट्स हैं वो चलाना, ये गेम चेंजर था। इस यूनिट को यहाँ पर महिलाएं चला रही हैं। ये जो ट्रांसफॉर्मेटिव अप्रोच है दोस्तों, इससे लोकल वेमेन को, मैंने जैसा बोला, रोज़गार मिला और रोज़गार के बेसिस पर यहाँ पर उनको अच्छा खासा कह सकते हो कि मंथली बेसिस पर जो एक अमाउंट है वो भी यहाँ पर मिल रहा है। ठीक है, अब राइटर बात करते हैं यहाँ पर कि जो ये वर्ल्ड फूड प्रोग्राम है, इन्होंने भी क्या किया, डिपार्टमेंट ऑफ वेमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट के साथ में कोलैबोरेट कर लिया कि भाई जो ये काम हो रहा है, ये जो न्यूट्रिशन वैल्यू है, इसको और ज़्यादा बढ़ा दिया जाए। और जो फोकस है अभी वो ये है कि टेक होम राशन के जो प्रोडक्ट्स हैं इनको और न्यूट्रिशियस बनाया जाए, ताकि यहाँ पर लोग जो हैं इसको खाकर जो माल न्यूट्रिशन से सफ़र कर रहे हैं, वो माल न्यूट्रिशन की दिक्कत उनमें से ख़त्म हो जाए। ठीक है, और वैरायटी ऑफ प्रोडक्ट्स, ऐसा ना हो एक ही खाना बनाया जाए, तो अलग अलग वैरायटी ऑफ प्रोडक्ट्स दोस्तों यहाँ पर बनाने के लिए भी जो वर्ल्ड फूड प्रोग्राम है उसने यहाँ पर बोला है। ठीक है, अब जो प्रोडक्ट्स यहाँ पे बताए जा रहे हैं, इन प्रोडक्ट्स में क्या क्या चीज़ें हो सकती हैं। हुआ ये कि जो वैरायटी ऑफ प्रोडक्ट्स हैं ये डेवलप किए जा रहे हैं। कुछ रिसर्चेस हैं जिसमें बोला जा रहा है कि हमें प्रोडक्ट्स और ज़्यादा मतलब डाइवर्स करने होंगे और अलग अलग प्रोडक्ट्स लाने होंगे। अभी बात करेंगे तो इसमें यही बनाया जा रहा है जो मतलब स्वीट ऑप्शंस हैं। तो स्वीट ऑप्शंस में जैसे आटा बेसन का हलवा होता है, आटा बेसन की बर्फ़ी होती है, दलिया, मूंग दाल खिचड़ी। ठीक है, उसके अलावा यहाँ पर हलवा, रेडी टू ईट मील्स आपको देखने को मिल जाएंगी, वो यहाँ पर पैकेज की जाता है, उनका यहाँ पर प्रॉपर पैकेट तैयार किया जाता है। तो ये सब कुछ यहाँ पर काम हो रहा है इन यूनिट्स के अंदर में। जो पैकेजिंग लेबल होता है उसमें सारे इंग्रेडिएंट्स लिखे होते हैं, न्यूट्रिशनल इन्फॉर्मेशन होती है, कुकिंग इंस्ट्रक्शंस होते हैं कि कैसे आपने इसको पकाना है। ठीक है, तो हर एक चीज़ यहाँ पे प्रोवाइड करवाई जा रही है और हर एक चीज़ दोस्तों फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया के रेगुलेशन के हिसाब से चल रही है, उनके नियम कानून के हिसाब से चल रही है। ठीक है, तो ये भी एक इम्पॉर्टेंट रोल है। बाकी बात करेंगे इनोवेशन एंड सस्टेनेबिलिटी की। तो बोला यह जा रहा है कि एक ऐप बेस्ड सोल्यूशन है, इसको यहाँ पे डेवलप किया गया है। महिलाओं की जो कैपेसिटीज़ है, महिलाओं की जो ये शक्ति है, टेक होम राशंस को लेकर उसको और इम्प्रूव करने के हम बारे में बात कर रहे हैं। यहाँ पर जो प्रोडक्शन यूनिट्स हैं जिसको महिलाएं यहाँ पर चला रही हैं, ठीक है, उनमें हम वेमेन को क्या करेंगे, ट्रेनिंग वगैरह प्रोवाइड करवाएंगे ताकि वो और बढ़िया न्यूट्रिशियस जो प्रोडक्ट्स हैं वो लोकल मार्केट के लिए तैयार कर सकें, है ना। उन्हीं सेम यूनिट्स के अंदर में क्या करा जाएगा, जो टेक होम राशन का सामान है ना, उसके लिए कुछ और डाइवर्स आइटम्स और अलग अलग आइटम्स प्रोड्यूस किए जाएंगे, जिससे यहाँ पर उनकी इनकम बढ़ेगी, रेवेन्यू बढ़ेगा टेक होम राशन यूनिट्स का। ठीक है, और न्यूट्रिशियस फूड लोकल मार्केट में अवेलेबल भी होगा, जिससे दोस्तों यहाँ पर क्या होगा, लोगों के अंदर जो माल न्यूट्रिशन की प्रॉब्लम है वो टैकल होती हुई नजर आएगी। तो ये जो छोटे छोटे एंटरप्राइजेस, छोटे छोटे बिजनेस महिलाओं ने जो लीड किए और पूरे हमारे राज्य भर में ये फैल चुका है, जो टेक होम राशंस को यहाँ पे प्रोड्यूस कर रही हैं, सप्लीमेंट्री न्यूट्रिशन प्रोवाइड करवा रही हैं। इससे दोस्तों यहाँ पर न्यूट्रिशन तो कम्युनिटी के अंदर इम्प्रूव हो रहा है, साथ ही साथ में यहाँ पर एक इम्पॉर्टेंस हमें ये भी पता चल रहा है कि जो वेमेन कम्युनिटीज़ हैं या सेल्फ हेल्प ग्रुप्स हैं, वो किस तरीके से एक इम्पॉर्टेंट काम कर सकती हैं, जिससे एक सोल्यूशन भी निकलेगा, दूसरी तरफ उससे हमारे इकॉनमी के अंदर कंट्रीब्यूशन भी होता हुआ नजर आएगा। ठीक है, बात क्लियर हो गई दोस्तों। अब आते हैं नेक्स्ट एडिटोरियल की तरफ। अब जो ये अगला एडिटोरियल है, ये हमारा जीएस पेपर नंबर 2 हेल्थ के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर बात की गई है रूरल इंडिया के सैनिटेशन मिरेकल के बारे में, जो यहाँ पर इंद्रानिल दे हैं।
ये खुद इंस्टीट्यूट ऑफ रूरल मैनेजमेंट के एक प्रोफेसर हैं, जो गुजरात में इंस्टीट्यूट है, स्पेशली यहाँ पे उसकी बात की जा रही है। अब इस आर्टिकल में क्या बताया गया? इस आर्टिकल में दोस्तों यहाँ पे बताया गया है कि जो ओपन डेफिकेशन है, जो खुले में शौच है, वो खुले में शौच अभी भी यहाँ पर हो रहा है इंडिया में। उसके पीछे के कई सारे रीजंस हैं, वो रीजंस हमें इंप्रूव करने होंगे। सरकार को यहाँ पर आइडेंटिफाई करना होगा कि आखिरकार इंडिया ओपन डेफिकेशन फ्री से ओपन डेफिकेशन फ्री प्लस स्टेटस तक 2024-25 तक कैसे पहुंच सकता है, इसमें क्या क्या दिक्कतें हैं, वो दिक्कतें हमें सुधारनी होंगी। ये राइटर यहाँ पर बताते हैं। ठीक है, ध्यान रखना, एक तो हो गया ओपन डेफिकेशन फ्री, जहाँ पे खुले में शौच को रोकने की बात है, फ्री टॉयलेट्स वगैरह बनाने की बात है। एक है ओपन डेफिकेशन फ्री प्लस, जहाँ पर इस काम को और अल्टीमेट लेवल पर बढ़ाने का एक मेन मोटिव है। तो ओपन डेफिकेशन फ्री से ओपन डेफिकेशन फ्री प्लस तक 2024-25 तक पहुंचने में काफ़ी सारी खामियां हैं, कमियां हैं। सरकार को वो सारी कमियां को आइडेंटिफाई करना होगा, ये यहाँ पर हमारे राइटर ने मेंशन किया हुआ है। चलो सबसे पहले एक पैरा से यहाँ पर स्टार्ट करते हैं, फिर आगे धीरे धीरे करके हम इसको पढ़ते हुए चलेंगे। राइटर बोलते हैं पिछले 10 सालों में जो सैनिटेशन का कवरेज है, साफ सफाई का जो कवरेज है, ये तेज़ी से बढ़ा है इंडिया में। एक जादू सा हमने देखा है। प्लस आप देख पाओगे जो हमारे सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स हैं, आपको पता है ना, टोटल हमारे पास में 17 सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल हैं, जो कि 2030 तक दुनिया भर की कंट्रीज़ को अचीव करने हैं। ठीक है, इसमें से जो गोल नंबर 6 है, या फिर आप कह सकते हो कि और भी गोल्स हैं। गोल नंबर 6 बात करता है प्रॉपर साफ़ सुथरे पानी को प्रोवाइड करवाना, लोगों तक साफ़ सफाई प्रोवाइड करवाना, ये यहाँ पर गोल बात करता है। ठीक है, अब जो पब्लिक सैनिटेशन प्रोग्राम है दोस्तों, इस प्रकार के साफ़ सफाई के जो प्रोग्राम है, इनका एक लंबा इतिहास है भारत के अंदर। अगर आप डिटेल से देखोगे तो इसकी शुरुआत होती है कैसे? तो सबसे पहली बार यहाँ पर एक प्रोग्राम लॉन्च किया गया था CRSP करके, ये आप देख पा रहे होंगे। CRSP का मतलब है सेंट्रल रूरल सैनिटेशन प्रोग्राम। 1986 में स्टार्ट किया गया था, जहाँ पर मेन मकसद था साफ सफाई को प्रमोट किया जा सके। और अब अगर आप देखोगे जो पब्लिक सैनिटेशन प्रोग्राम है, ये तेज़ी से इसको पकड़ मिलती है 2014 में। 2014 में जब स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण वाला स्टार्ट किया गया, इंडिया को ओपन डेफिकेशन फ्री बनाने की बात की गई 2019 तक, बट अभी भी ये मामला पूरी तरह से कंप्लीट नहीं हुआ है। यानी खुले में शौच खत्म करने की बात की गई, क्योंकि दोस्तों 2012, 2011, 2010 ये साल देखोगे तो वो साल वो थे जहाँ पर सबसे ज़्यादा खुले में शौच हुआ करता था। उसको कम करने के लिए यहाँ पर मेन मकसद ये है कि भाई हम ये इम्प्लीमेंट करें चीज़ों को। अब इसी को लेकर कुछ स्पेसिफिक डेटा है, स्टैट है हमारे पास में, जो कि राइटर बताते हैं, ज़रा इसको डिस्कस करते हैं। सरकार के माध्यम से हमें इन्फॉर्मेशन मिली है, जिसमें बताया गया है कि साफ़ सफाई का जो कवरेज है हमारे देश में, वो इम्प्रूव हुआ है। 2014 में केवल 39% के आसपास सैनिटेशन था, जबकि 2019 में यह 100% के आसपास पहुंच रहा है। अचीवमेंट्स कई सारे हुए हैं, स्वच्छ भारत मिशन के कई सारे अचीवमेंट्स आपको देखने को मिलेंगे। इसी वजह से गवर्नमेंट ने क्या किया, स्वच्छ भारत मिशन का जो फेज़ 2 है वो भी यहाँ पर स्टार्ट किया। जो हमारा मेन फोकस है वो है जो भाई सॉलिड और लिक्विड वेस्ट मैनेजमेंट है, गंदा पानी है, उसका प्रॉपर ट्रीटमेंट करना। सरकार का मेन मकसद है यहाँ पर कि हम इंडिया को ओपन डेफिकेशन फ्री से लेकर ओपन डेफिकेशन फ्री प्लस वाले रीजन में लेकर जाएं 2024-25 तक। मतलब खुले में शौच बिल्कुल भी ना हो, 1% भी ना हो, ये हमारा मेन टारगेट है। लेकिन अगर आप देखोगे तो अभी भी 85% जो गांव है इंडिया के अंदर में, वो ओपन डेफिकेशन फ्री प्लस की कैटेगरी में आ चुके हैं। लेकिन सरकारी डेटा के अकॉर्डिंग बताया जा रहा है जो ये परफॉर्मेंस है, इसको बार बार रिव्यू करने की आवश्यकता है, क्योंकि कई सारी जगह पर टॉयलेट्स बना तो दिए गए हैं, लेकिन उन टॉयलेट्स का इस्तेमाल वो विलेजर्स नहीं कर रहे हैं, ऐसा भी मेंशन किया गया। क्योंकि दोस्तों यहाँ पे राइटर बोलते हैं कि जो टॉयलेट्स का कंस्ट्रक्शन है, ये ऑटोमेटिकली यहाँ पर मतलब कई सारी जगह पर टॉयलेट्स बना दिए गए, लेकिन टॉयलेट्स का इंफ्रास्ट्रक्चर ही जब प्रॉपर नहीं होगा तो उसको यूज़ कैसे किया जाएगा? केवल बनाना ही काम नहीं था, लोगों को यहाँ पर इसके यूज़ भी, मतलब जो इसके यूज़ है इसको बढ़ाना था। अब हुआ क्या, जो टॉयलेट्स का कंस्ट्रक्शन है, इससे यहाँ पर ऐसा नहीं हुआ है कि यहाँ पर ओपन डेफिकेशन फ्री प्लस तक हम पहुँच सके, क्योंकि हमारे पास में एक सर्वे है, नेशनल सैंपल सर्वे। इस सर्वे के माध्यम से 69th राउंड का सर्वे हुआ था 2012 के अंदर। जब बताया गया था 2012 में 59% के आसपास गांव के अंदर जो लोग हैं जिनके पास में प्रॉपर टॉयलेट नहीं था, और 4% ऐसे लोग थे उस समय पर जो इनके पास में टॉयलेट था तो वो यूज़ नहीं करते थे। और जो टॉयलेट यूज़ नहीं करते थे उसके पीछे का मेन रीज़न है कि भैया उनके टॉयलेट का इंफ्रास्ट्रक्चर प्रॉपर नहीं था, कई बार गिर जाते थे टॉयलेट, किसी के ऊपर में ये डर रहता था, फैसिलिटी प्रॉपर नहीं थी उसके अंदर में, अनहाइजीन, अनक्लियर और पर्सनल रीजंस हुआ करते थे, जिसकी वजह से यहाँ पर टॉयलेट्स का यूज़ नहीं हो पाया। फिर दोबारा से एक सर्वे होता है 2018 के अंदर में,
उस सर्वे के अंदर बताया गया कि भैया बेस्ट और वर्स्ट कैटेगरी के स्टेट्स को, कि बेस्ट कैटेगरी में कौन से राज्य हैं जहां पर खुले में शौच बंद हो चुका है और बेकार वाली कैटेगरी में कौन से राज्य हैं। तो इस पर्टिकुलर यहाँ पर सर्वे के माध्यम से हमको ये पता चलता है बिहार के अंदर में 59% घर ऐसे हैं, 66% गुजरात में है, 76% तेलंगाना में है जहाँ पर टॉयलेट का एक्सेस है, टॉयलेट्स वहाँ पर अवेलेबल हैं। लेकिन दोस्तों टॉयलेट के एक्सेस का मतलब ये नहीं है कि लोग खुले में शौच नहीं कर रहे हैं। उस प्रतिशत में से कई सारे प्रतिशत लोग तब भी हैं जो दोस्तों यहाँ पर उस टॉयलेट का यूज़ नहीं कर रहे हैं। उनके पास में टॉयलेट है फिर भी यहाँ पर यूज़ नहीं कर रहे हैं। उसके पीछे का रीज़न है कि भाई यहाँ पर गुजरात के जैसे दाहोद डिस्ट्रिक्ट की बात करेंगे तो वहाँ पे टॉयलेट्स में प्रॉपर वाटर अवेलेबल नहीं है। ठीक है, इस चक्कर में लोग यहाँ पर उन टॉयलेट्स का यूज़ नहीं कर पा रहे हैं। फिर एक दूसरी स्टडी हुई है यहाँ पर 2020 के अंदर में जिसमें मेंशन किया गया 27% जो घर हैं स्पेशली गुजरात के गांव में और 61% जो वेस्ट बंगाल के अंदर में यहाँ पर घर हैं उनके पास में अपना खुद का टॉयलेट था ही नहीं। बात है 2020 की। और 3% जिनके पास में टॉयलेट था वो बेसिकली यूज़ नहीं कर रहे थे। रीज़न वही थे भाई, इंफ्रास्ट्रक्चर बेकार होना, वाटर की अवेलेबिलिटी ना होना, यही मेन रीज़न थे। ठीक है, क्योंकि कई सारे टॉयलेट्स कॉलैप्स भी हुए हैं, गिर चुके हैं लोगों के ऊपर में। इस तरीके से यहाँ पर कह सकते हो वेस्ट बंगाल के अंदर भी कई सारे टॉयलेट्स कॉलैप्स हुए हैं, ये बात थी। प्लस सोसाइटी में लोग यहाँ पर खुले में शौच कर रहे थे तो लोग यहाँ पर वही सोसाइटी के जो नॉर्म्स है वही फॉलो कर रहे थे। फैसिलिटी प्रोवाइड करवाने के बावजूद भी यहाँ पर उनका यूज़ नहीं हो पाया। अब क्या होता है, कई सारे सर्वे आए जिन्होंने डिटेल कुछ किसी सर्वे ने कुछ बताया, किसी सर्वे ने कुछ बताया, तो इसमें एक वेरिएशन हमको देखने को मिला। कोई कुछ कह रहा है, कोई कुछ कह रहा है। इसके बेसिस पर अगर आप देखोगे तो जो टॉयलेट का यूज़ है वो डिपेंड करता है हमारे देश में हाउस होल्ड साइज़ के ऊपर में भी। ये भी राइटर बताते हैं भाई जितना बड़ा घर है, जितने बड़े फैमिली मेंबर्स है उसमें उतना ही ज़्यादा लोग उस टॉयलेट का कम उपयोग कर रहे हैं। ठीक है, क्यों? घर में ज़्यादा लोग हैं, ओवर क्राउडिंग है, तो क्या है, तो ज़्यादातर लोग यहाँ पर टॉयलेट के बजाय बाहर खुले में शौच कर रहे हैं। 2020 का जो सर्वे है वो यहाँ पर ये बताता है 3 से 4% जो हाउस होल्ड्स हैं उनके पास में एक से ज़्यादा टॉयलेट है, लेकिन फिर भी दोस्तों यहाँ पर वाटर की डिफ़िकल्टी की वजह से वो टॉयलेट्स यूज़ नहीं हो पा रहे हैं। अब ये जो प्रोग्राम हम लोगों ने स्टार्ट किए गए थे उनके बेसिस पर अगर आप देखोगे तो जैसे जल जीवन मिशन है, जल जीवन मिशन प्रोग्राम का मेन मकसद है 2024 तक हर घर में पानी का कनेक्शन प्रोवाइड करवाना, वाटर टैप कनेक्शन प्रोवाइड करवाना, हर व्यक्ति को यहाँ पे प्रॉपर एक पीने का पानी प्रोवाइड करवाना। ये एक मेन मकसद है दोस्तों। देखते हैं ये अभी इसका इम्प्लीमेंटेशन कैसा है, क्योंकि सोसाइटी के नॉर्म्स के हिसाब से देखेंगे या सोशल नेटवर्क्स जो काम कर रहे हैं सोसाइटी में, जैसे लोग काम कर रहे हैं, वो भी एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है टॉयलेट के कंस्ट्रक्शन और टॉयलेट के यूज़ के मामले में। सोसाइटी में जैसा हो रहा है, गांव में कई सारे लोग हैं जो मतलब खुले में शौच कर रहे थे तो बाकी लोग भी जा रहे हैं, भले ही घर में टॉयलेट हो वो कोई मैटर नहीं कर रहा है। ठीक है, ये भी यहाँ पर बताया गया। अब उसके बाद दोस्तों जो सैनिटेशन है, ये साफ सफाई हमारे लिए ज़रूरी भी है। टॉयलेट का एक्सेस हाईएस्ट रहा है, ठीक है, लेकिन उस टॉयलेट के यूजेस को भी हमें बढ़ाना होगा। और इसके लिए हमें क्या करना होगा दोस्तों, ये बोला जा रहा है कि लगभग 10 करोड़ से ज़्यादा जो टॉयलेट्स हैं ये बनाए गए 2014 से 2019 के बीच में। स्पेशली जो ये स्वच्छ भारत मिशन जो ग्रामीण क्षेत्र का स्टार्ट किया था तो 2014 से 19 के बीच में 10 करोड़ से ज़्यादा टॉयलेट्स कंस्ट्रक्ट करे गए थे, लेकिन इनका जो यूज़ है वो प्रॉपर ना होने की वजह से प्रॉब्लम्स अभी भी बरकरार रहीं। ठीक है, तो हमें वही जो प्रॉब्लम है उसको टैकल करना अभी ज़रूरी है। यही हमारे लिए एक सबसे बड़ा चैलेंज है। हमारी स्टडी यहाँ पर ये सजेस्ट करती है कि ये हमें एक बड़े लेवल पर मिलकर इसको करना होगा, टॉयलेट के यूजेस को बढ़ाना होगा और इसके लिए सेपरेट प्रोग्राम की ज़रूरत है। ठीक है, उसके अलावा यहाँ पर एक कोऑर्डिनेशन की ज़रूरत है। अगर हम प्लानिंग कर रहे हैं अकेले के बेसिस पर तो इम्प्लीमेंट नहीं होगा। इस प्रोग्राम में हर एक व्यक्ति को लेने की ज़रूरत है। एक सिनर्जी यानी कि मेल मिलाप होने की ज़रूरत है अलग अलग प्रोग्राम्स की। आप भले ही कितना खर्चा करते रहो, कितना ही कंस्ट्रक्शन कर दो, लेकिन यहाँ पर अगर आप उसका यूज़ नहीं करवा पा रहे हो तो डेफिनेटली वो चीज़ें फिर बेकार हैं। तो हमें यहाँ पर इन प्रोग्राम्स के अंदर में थोड़ा एक स्पेशल फोकस करने की ज़रूरत है, कुछ और एक्स्ट्रा एफर्ट्स लगाने की ज़रूरत है, ताकि यहाँ पर आप कह सकते हो जो गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर्स हैं उनका एक प्रॉपर यूज़ हो सके और सैनिटेशन को हम मेंटेन कर सकें। तो सैनिटेशन का लेकर पूरा स्टेटस क्या है ये इस एडिटोरियल के अंदर समझाया गया, मैंने आपको काफ़ी डिटेल से बता दिया है। नाउ अब आते हैं आज के मेंस के क्वेश्चन की तरफ। देखते हैं आप लोगों ने कितने बढ़िया से पूरे आर्टिकल को सुना है।
इस क्वेश्चन का आंसर आप लिख सकते हो। इसका हिंदी अनुवाद मत पढ़ना, ठीक है, थोड़ा चेंज हो चुका है, आपको पता है भाई ये टेक्नोलॉजी है, ठीक है, तो उसके बेसिस पर कई बार जो ये ट्रांसलेशन है वो मिस्टेक हो जाती है। तो इंग्लिश में बात करते हैं। यहाँ पे बात की जा रही है द गवर्नमेंट नीड्स टू आइडेंटिफाई द शॉर्ट कमिंग्स इन द एग्जिस्टिंग प्रोग्राम इफ इट वांट्स टू ट्रांसफॉर्म इंडिया फ्रॉम ओपन डेफिकेशन फ्री टू ओपन डेफिकेशन फ्री प्लस। सरकार को यहाँ पर पहचानना होगा कि भाई क्या क्या कमियां हैं, क्या क्या खामियां हैं हमारे चलते हुए प्रोग्राम के अंदर में। अगर हम चाहते हैं इंडिया को पूरी तरह से बदलना, जो एक खुले में शौच हो रहा है इसको पूरी तरह से ख़त्म कर कर ओपन डेफिकेशन फ्री प्लस तक अगर हम जाने की कोशिश करेंगे 2024-25 तक, तो उसके लिए जो प्रोग्राम चल रहे हैं उसमें क्या कमियां हैं वो आपने समझाना है 250 शब्दों में। 250 क्या 150 शब्दों में आप इसका आंसर को लिख सकते हो। तो एक बढ़िया सा आंसर लिखकर आप लोगों ने यहाँ पर सबमिट करना है टेलीग्राम पर। बढ़िया सा आंसर लिखने के बाद करना क्या है, टेलीग्राम पर जाना, वहाँ पे जाकर दीपक यादव एजुकेशन मेंस ग्रुप लिख देना। आपको फुल फॉर्म लिखना है, मेरा टेलीग्राम चैनल मिलेगा जहाँ पे ऑलरेडी 78,000 से ज़्यादा लोग जुड़ चुके हैं। आप भी जुड़कर अपने आंसर्स को लिखकर सबमिट कर सकते हो, लेकिन अपने आंसर को लेकर सबमिट करने के साथ साथ एक छोटा सा काम और करना है। एटलीस्ट सभी लोग को 2-2 आंसर्स रिव्यू करने हैं। जब आप सभी लोग 2-2 आंसर्स को रिव्यू करोगे बहुत सारे फायदे होंगे आपको भी और सामने वाले को भी। आपको कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स मिलेंगे जो आप अपने नोट्स में इंक्लूड कर सकते हो। सामने वाले के आंसर में अगर कोई मिस्टेक होती है तो आप उनको बता सकते हो कि यहाँ पर इंप्रूवमेंट की आवश्यकता है। तो इस प्रकार से कोऑपरेटिव वे में वो पूरा का ग्रुप काम कर रहा है दोस्तों। नव आते हैं प्रीलिम्स वाले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन ये था, कौन सा डिपार्टमेंट है जो हमारे बजट को प्रिपेयर और प्रेजेंट करने के लिए रिस्पॉन्सिबल है? तो सही उत्तर है इसका ऑप्शन नंबर बी, डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स। और डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स के अंदर भी स्पेशली जो बजट डिवीजन है इसका मेन काम होता है ये हमारे बजट को प्रिपेयर और प्रेजेंट करने का। ठीक है ना, इसी के साथ में करते हैं लेक्चर को समाप्त और मिलते हैं आप लोगों से अगले वीडियो में। आज के लिए बाय बाय, हैव अ नाइस डे, थैंक यू एंड जय हिंद।